तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर 8 ITAC इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो आज का लेक्चर तो पूरा थियोरी है, जस्ट थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल से लास्ट में जो बहुत इजी है। देखो तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट थियोरी से, मैथमेटिकल ऑपरेशन एंड एरर एनालिसिस। एकदम सिंपल थियोरी है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट इतना नहीं है। देखते चलो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पढ़ो जरा, क्या क्वेश्चन हमारा, मैथमेटिकल ऑपरेशन एंड एरर एनालिसिस। मतलब एरर कैसे, एरर मालूम है एरर का मतलब क्या, गलत हो गया उसको बोलते हैं एरर ना, एरर गलत। ओके, एरर का एक अपोजिट रहता है एक्यूरेसी ना, एक्यूरेसी मतलब कितना राइट है, एरर मतलब थोड़ा बहुत जो भी रॉन्ग रहेगा ऐसा। हम एरर मालूम बताया तुमको, प्लस माइनस 0.05 एरर चल जाता है, वैसा कुछ है ना। फर्स्ट पॉइंट पढ़ो क्या है, द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट इज ऑफ ग्रेट कंसर्न इन एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री मतलब वो वाला केमिस्ट्री जिसमें रीडिंग वगैरह निकालते हैं। अभी जब तुम लोग अभी जब प्रैक्टिकल वगैरह करेंगे तो तुमको बहुत सारा प्रैक्टिकल है, उसमें तुमको हर बार बोलेंगे कि रीडिंग निकालो, रीडिंग निकालना पड़ता है केमिस्ट्री में। मतलब समझो कोई तुमको ब्यूरेट दिया है, ब्यूरेट मालूम है नहीं मालूम है, कांच का रहता है ऐसा, उसमें लिक्विड रहता है, नीचे से खोलेंगे लिक्विड गिरता है ऐसा ये सब, बराबर। तो वो लिक्विड उस पर स्केल भी रहता है ब्यूरेट के ऊपर, बराबर। तो जैसे यहाँ से नॉब खोला तो नीचे लिक्विड गिरेगा, तो वो लिक्विड कितना नीचे आया उस पर स्केल पे ऐसा रीडिंग देखना पड़ता है, बराबर। ऐसा है ब्यूरेट रहता है, पिपेट रहता है, पिपेट से ऐसा खींचते हैं उसमें से ऐसा, बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट तुम लोग देखेंगे। तो सबसे मेन एनालिटिकल केमिस्ट्री उसमें उसको बोलते हैं जिसमें रीडिंग वगैरह हम लोग निकालते हैं, बराबर, रीडिंग निकालते हैं। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, सबसे मेन चीज़ है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी ज़्यादा रहेगा तो अच्छा है ना, बराबर। तो फर्स्ट पॉइंट समझा क्या है, द एक्यूरेसी ऑफ अ मेजरमेंट इज ऑफ ग्रेट कंसर्न इन एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, एक्यूरेसी, जो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए और एरर कम से कम होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट पढ़ो, देयर इज एन इंट्रिंसिक का मतलब मालूम है, अंदर अपने आप, बराबर। इंट्रिंसिक, देयर इज एन इंट्रिंसिक एरर इन एनालिटिकल मेजरमेंट। बराबर, देखो जब भी हम लोग एनालिटिकल मेजरमेंट करेंगे तो वो टाइम पे अपने आप एरर आ जाता है अंदर। बहुत सारे तरीके से एरर आ सकता है, हमारा खुद का एरर हो सकता है, ह्यूमन एरर, शायद वो इंस्ट्रूमेंट में ही एरर हो, बराबर। समझो ना क्या, वो ब्यूरेट पे रीडिंग समझो ऐसा कुछ, समझे ब्यूरेट है ऐसा कुछ, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ और कुछ नहीं। यहाँ पे उसका नॉब है ऐसा कुछ, यहाँ पे इसका नॉब है ऐसा, और यहाँ से ऐसा है नीचे गिरता है समझो लिक्विड यहाँ से, तो इधर स्केल का ऐसा प्लॉटिंग करके रखा है समझो, है ना, ऐसा कुछ स्केल। तो जब लिक्विड का लेवल समझो यहाँ टॉप से यहाँ तक आ गया, बराबर, तो हम लोग ये वाला रीडिंग लेंगे ना, बराबर, ये वाला रीडिंग हम लोग लेंगे। ये रीडिंग पे जो भी नंबर लिखा रहेगा समझो, कुछ भी लिखा रहेगा समझो 10.8, तो मैं 10.8 ले लेगा, क्योंकि उस पर 10.8 लिखा है, हमारे स्केल पे जो सा लिखा रहता है वही लेते हैं ना हम लोग। अगर सोचो वो रीडिंग मतलब वो जो लाइन्स है वही गलत है तो तुम्हारा आंसर भी गलत ही आएगा ना, समझा। तो आ गया ना अपने आप एरर, हम लोग ने एरर किया क्या, उसके पास हमने देखा वही माना पड़ा। कभी कभी क्या होता है, मोस्टली ये जो एक्सपेरिमेंट होता है ना, ये मतलब हमारा आई लेवल पे करते हैं ऐसा एक्सपेरिमेंट, बराबर। ऐसा नहीं कि नीचे इंस्ट्रूमेंट रखा है तुम लोग ऐसा देखिए, ऐसा नहीं होता है, सामने रहेगा ऐसा, एक तुम्हारे एकदम आइस के एकदम सामने रहेगा ऐसा, नीचे से मतलब प्लेटफॉर्म रहता है, प्लेटफॉर्म के ऊपर रखते हैं इंस्ट्रूमेंट जो भी है, और उस पर कभी देखा रहे तुम केमिस्ट्री लैब में तो गए रहेंगे ना, कभी नीचे बैठ के ऐसा किया है कि नीचे से किया है, नहीं, प्लेटफॉर्म रहता है, प्लेटफॉर्म के ऊपर ही सब कुछ रखा था, रीज़न है उसके पीछे, हमारे आई लेवल में आना चाहिए सब कुछ, है। तो प्रॉब्लम क्या है वहाँ पे कि अगर समझो ये कुछ नीचे हो गया समझो ऐसा, बराबर, ये स्केल समझो तुम्हारा, समझो यही हमारा स्केल समझो, ये जो स्केल है, बराबर, ये समझो इस पे स्केल है, अगर ये स्केल समझो नीचे है, बराबर, या फिर कुछ ज़्यादा ही हाइट पे, मतलब आई लेवल पे नहीं है, तो हम लोग देखेंगे यहाँ से एक्चुअल में समझो रीडिंग आता रहेगा 10.8, लेकिन अगर ऊपर से देखेंगे तो 10.8 के थोड़ा नीचे दिखाई देगा हमको, 10.7 दिखाई देगा। सोचो ना, कोई भी चीज़ ऊपर से देख रहे तो हमको नीचे दिखाई देता है ना वो चीज़ ऐसा, तो ह्यूमन एरर, हमारा एरर आ गया ना, हमारे वजह से एरर आ गया ना, समझा। हमारी गलती था क्या, नहीं, अगर उसको प्रॉपर आई लेवल पे रखेंगे तो राइट आंसर आएगा तुमको, समझा, समझ में आ रहा है कैसे है। तो खुद के अंदर मतलब अपने आप इंस्ट्रूमेंट में क्या आ जाता है, इंस्ट्रूमेंट का एरर हो सकता है, ह्यूमन एरर हो सकता है, मतलब इंट्रिंसिक क्या है, एरर, अंदर है एरर, बराबर, वो हमको देखना पड़ेगा। तो सेकंड पॉइंट समझा, तो वो क्या है, देयर इज एन इंट्रिंसिक एरर इन एनालिटिकल मेजरमेंट, बराबर। जब भी एनालिटिकल मेजरमेंट करेंगे अपने आप अंदर कुछ ना कुछ एरर आ जाता है। आगे समझा, दो पॉइंट क्या है, सबसे पहला पॉइंट क्या है, एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है एनालिटिकल केमिस्ट्री में, सबसे मेन चीज़ क्या है, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी है लेकिन साथ में थोड़ा बहुत क्या मिलता है तुमको, एरर, वो अपने आप अंदर आ जाता है, इंट्रिंसिक एरर रहता है, राइट। आगे बढ़ो, थर्ड पॉइंट, द न्यूमेरिकल डेटा ऑब्टेन्ड, मानो न्यूमेरिकल डेटा यही रीडिंग निकालते हैं उसको ही बोलते हैं न्यूमेरिकल डेटा। द न्यूमेरिकल डेटा ऑब्टेन्ड एक्सपेरिमेंट करके निकाला ना न्यूमेरिकल डेटा, द न्यूमेरिकल डेटा ऑब्टेन्ड एक्सपेरिमेंटली आर ट्रीटेड मैथमेटिकली, बराबर। डेटा जो भी हम लोग ये कहाँ से निकालेंगे, एक्सपेरिमेंट करके, लेकिन इसको सॉल्व तुमको उधर सॉल्व भी करना पड़ेगा, तुमको जर्नल देंगे ना, केमिस्ट्री का जर्नल रहेगा तुम्हारा, उसका हैंडबुक भी रहेगा, तो उसमें सब टेबल वगैरह रहता है कैसा सॉल्व करने का, उधर भी लॉग वगैरह लगाना पड़ता है ऐसा।
तो जो भी एक्सपेरिमेंट से डेटा आएगा उसको हम लोग कैसे ट्रीट करेंगे, मैथमेटिकली, मतलब सॉल्व करना पड़ेगा ना, मैथमेटिकली सॉल्व करना पड़ेगा, बराबर। इस ट्रीटेड क्या लिखा है, मैथमेटिकली टू रीच सम क्वांटिटेटिव कंक्लूजन। देखो दो चीज रहता है, एक क्वांटिटेटिव रहता है, एक क्वालिटेटिव रहता है। देखो इंग्लिश वर्ड है, तुमको मालूम रहना चाहिए इसका मतलब क्या, क्वांटिटी से डील करेगा जो, बराबर। क्वालिटी मतलब क्वालिटी से डील करेगा, क्वालिटी हमारे पास इसमें नहीं आएगा, क्वांटिटेटिव एक जगह एक क्वेश्चन में आएगा, क्वालिटेटिव एनालिसिस यहाँ पे है, ठीक है। वो क्वालिटेटिव मतलब क्या, वो जो भी तुमने केमिकल यूज किया उसका क्वालिटी अच्छा है खराब है, वो ऐसा कुछ, बराबर। और क्वांटिटी मतलब उसका अमाउंट, सिंपल, बराबर। तो थर्ड पॉइंट में क्या देखा हमने, जो भी हमको न्यूमेरिकल डेटा मिलेगा एक्सपेरिमेंट से उसको हम लोग कैसे ट्रीट करेंगे, मैथमेटिकली ट्रीट करेंगे। और क्यों ट्रीट करें, क्योंकि हमको एक कंक्लूजन चाहिए, कुछ आंसर चाहिए ना, क्वांटिटेटिव कंक्लूजन के लिए चाहिए, समझा। समझ 3 पॉइंट क्या है, इजी है ना। फर्स्ट पॉइंट तुमको याद है क्या है, एक्यूरेसी, बहुत इंपॉर्टेंट है एक्यूरेसी। फिर सेकंड इंट्रिंसिक एरर, कुछ मेन पॉइंट याद रखो ऐसा। फिर थर्ड पॉइंट में क्या देखा, एक्सपेरिमेंटली डेटा को कैसे ट्रीट करेंगे, मैथमेटिकली टू रीच क्वांटिटेटिव कंक्लूजन, सिंपल, ओके। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट पढ़ो। Therefore an analytical chemist, केमिस्ट्री नहीं, केमिस्ट, एनालिटिकल केमिस्ट मतलब जो वो रिएक्शन कर रहा है, बराबर, जो उसका जिसको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है। Therefore an analytical chemist has to know how to report मानो रिपोर्ट राइटिंग किया रहेगा, मालूम ना, जो भी तुमको डेटा वगैरह आया उसको कैसा प्रेजेंट करना चाहिए, वो उसको आना चाहिए, किसको, एनालिटिकल केमिस्ट को। फिर से पढ़ो। Therefore an analytical chemist has to know how to report quantitative analytical data indicating the extent of, देखो डेटा है, डेटा निकाला, लेकिन डेटा में दो चीज़ है, एक एक्यूरेसी है, बराबर, और दूसरा क्या है, एरर अपने आप आ गया है, एक्यूरेसी तो उसने निकाला, बराबर। तो जो भी एनालिटिकल केमिस्ट है उसको प्रॉपरली रिपोर्ट प्रिपेयर करने आना चाहिए। वो रिपोर्ट में दो इंपॉर्टेंट चीज़ होना चाहिए, बराबर। क्या चाहिए, एक्यूरेसी चाहिए और एरर भी चाहिए तुमको, राइट। पढ़ो जरा कहाँ तक है, इंडिकेटिंग द extent of accuracy of measurement, बराबर, perform mathematical operation and properly express quantitative error in the result। तुमको एरर बताने का और तुमको क्या बताने का है, एक्यूरेसी बताने का है। वो एनालिटिकल केमिस्ट को ये दोनों चीज़ आना चाहिए, समझा। वो देखेंगे हम लोग एरर वाला लॉजिक, हम लोग लास्ट लेक्चर 8 वाले लेक्चर में देखेंगे। आज तो सिंपल इतना ही है, समझा। 4 पॉइंट क्या है, की पॉइंट याद रखो। पहला पॉइंट हमने क्या देखा, किससे डील किया, मतलब एक्यूरेसी, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड इंट्रिंसिक एरर, बराबर। फिर थर्ड पॉइंट हमने देखा कि जो भी न्यूमेरिकल डेटा मिलेगा एक्सपेरिमेंट से उसको हम लोग ट्रीट करेंगे मैथमेटिकली टू रीच टू अ क्वांटिटेटिव कंक्लूजन, सिंपल। फिर फोर्थ पॉइंट ऐसा है, जो एनालिटिकल केमिस्ट है, बराबर, उसको प्रॉपर रिपोर्ट प्रिपेयर करने आना चाहिए, उसको दो मेन चीज़ बताने आना चाहिए, बराबर, एक्सटेंट ऑफ एक्यूरेसी और क्वांटिटेटिव एरर, ये दो चीज़ उसमें होना चाहिए, समझा क्या पॉइंट है, इजी है ना, इजी है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्या पढ़ा हमने, मैथमेटिकल ऑपरेशन एंड एरर एनालिसिस, समझा क्वेश्चन क्या है, इजी था ना, 4 ही तो पॉइंट है, सिंपल है आज का, ज़्यादा कुछ नहीं, थियोरेटिकल समझा ऐसा कुछ। 16 क्वेश्चन पढ़ो, केमिकल मेथड ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस केमिकली कैसे करते हैं, मतलब केमिकल मेथड उसका क्या है, बराबर। वो तो मैथमेटिकल ऑपरेशन से देखा, केमिकल मेथड भी होता है। तुमको ना जर्नल जब देंगे तो तुमको उसमें एक बीच में एक पार्ट होता है ऐसा, जिसमें 3 लाइन वगैरह रहता है, उसमें हर एक, समझो तुमको एक सॉल्ट दिया, वो सॉल्ट का तुमको हर एक चीज़ से रिएक्शन करके देखना पड़ेगा। देख समझो तुमको एक सॉल्ट दे दिया है, समझो कुछ NH या फिर समझो NaCl ही पकड़ लो, NaCl तुमको दे दिया, लेकिन तुमको बोलेंगे नहीं कि वो NaCl है, तुमको कुछ तो अमाउंट में ऐसा डिश में करके तुमको दे देंगे ऐसा, बराबर, वो सॉल्ट कुछ तो दिया रहेगा तुमको ऐसा, और बोलेंगे जाओ लेके जाओ और चेक करके आओ कि वो कौन सा सॉल्ट है। अभी टेस्ट तो करेंगे नहीं तुम कि भाई ये सॉल्ट है कि नहीं, ऐसा, क्योंकि अलग अलग भी कुछ भी रह सकता है, बराबर। तो इसको तुमको रिएक्शन करना पड़ेगा, रिएक्शन करके चेक करना पड़ेगा। रिएक्शन करने पर तुमको मालूम पड़ेगा, अरे भाई इसके अंदर Na+ आयन प्रेजेंट है, वो सब बताएंगे तुमको बाद में कैसे कैसे होता है, बराबर। फिर और रिएक्शन करेंगे तो मालूम तुमको करना पड़ेगा ये सब कुछ, फिर तो मालूम पड़ेगा तुमको अरे Cl- आयन भी प्रेजेंट, दो चीज़ निकालना पड़ता है, कैटायन और एनायन। मालूम है कैटायन क्या रहता है, जिसमें पॉजिटिव चार्ज, एनायन मतलब जिसमें, फिर तुम बोल पर अरे भाई 2 ही आयन है, एक कैटायन जो Na+ और दूसरा एनायन Cl, दोनों को मिला दो क्या बन जाता है, तो NaCl का सॉल्ट है, समझा। ऐसा करना पड़ता है, तुमको करना पड़ेगा, जब चालू होगा तभी देखते हैं। हाँ क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, केमिकल मेथड ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो दो टाइप का कंपाउंड है, दोनों का तुमको क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना पड़ेगा। एक है ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड मालूम है, जिसमें कार्बन प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, बराबर, मालूम ना। बहुत सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो तुम लोग अल्केन, एल्कीन्स, अल्काइन प्रेजेंट जो पढ़ते हैं वो क्या है, ऑर्गेनिक। अल्केन में कार्बन आता है, अल्कीन में भी आता है, अल्काइन में भी आता है, मतलब जो भी कार्बन कंपाउंड है वो ऑर्गेनिक रहता है। इनऑर्गेनिक मालूम है ना क्या है, हाँ, बहुत पहले ऐसा एज्यूम करते थे जो भी चीज़ नेचर से हमको मिलता है वो, ये तुमको था शायद 10th में ना, 10th की 9th में था, बराबर, द प्रोडक्ट विच इज ऑब्टेन फ्रॉम नेचर इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक, बराबर, ऐसा तो कुछ था। और जो मैन ने बनाया वो इनऑर्गेनिक, लेकिन बाद में वो डेफिनेशन चेंज हुआ, बराबर, बहुत सारा ऐसा चीज़ डिस्कवर हुआ जिससे वो उनका डेफिनेशन फेल हो गया। तो सिंपल अभी के लिए याद रखो, ऑर्गेनिक मतलब जिसमें कार्बन प्रेजेंट है, इनऑर्गेनिक मतलब जिसमें कार्बन नहीं प्रेजेंट है, एब्सेंट है, ऐसा समझा।
तो ऑर्गेनिक कंपाउंड रहेगा तो उसमें क्या क्या करना पड़ता है, बराबर वो देखते हैं। कुछ मेथड है, बराबर देखो, अगर तुम्हारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो क्या करना पड़ेगा, और तुम्हारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसके लिए दो अलग अलग ट्रिक हैं, कुछ भी किधर भी नहीं कर सकते, समझा। तो पहले ऑर्गेनिक का देखते हैं, पढ़ो जरा ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए क्या करना पड़ेगा तुमको, पढ़ो क्वेश्चन के, पढ़ो पॉइंट पढ़ो। क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन्वॉल्व्स मेथड सच है, क्या क्या मेथड लगता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक का। देखो क्वांटिटेटिव एनालिसिस ही करना है, किसका करना है, अभी क्वांटिटेटिव पढ़ रहे हैं, इसके बाद यहाँ पे क्वालिटेटिव एनालिसिस आएगा, दो चीज, बराबर। तो अगर तुमको क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना है किसका, ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो कुछ मेथड है, वो मेथड क्या क्या है, पढ़ो फर्स्ट मेथड पढ़ो, डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज, ये इस पे न्यूमेरिकल सॉल्व किया है हमने, किया है ना, डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट, इस पे न्यूमेरिकल सॉल्व किया है। सेकंड पढ़ो और मेथड क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नोन कंपाउंड इन गिवन, कॉन्सेंट्रेशन सॉल्व किया है। मोलैरिटी मालूम है ना, अगर वॉल्यूम के लिए देखिए तो मोलैरिटी याद है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मोलैरिटी किया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ, इसी को तो बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन। परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम तो वो नहीं कराया, परसेंटेज बाय मास कराया ना, मोलैरिटी कराया, मोलैरिटी कराया, मोल फ्रैक्शन, इसको क्या, ये सब कॉन्सेंट्रेशन है, समझा। हाँ, तो एक तो क्या करना, अगर तुम्हारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तुम्हारे पास दो ही मेथड है, पहला मेथड परसेंटेज कंपोजिशन ना, परसेंटेज कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट निकालो, परसेंटेज कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट कौन कितना प्रेजेंट है, बराबर। फिर सेकंड क्या करेंगे तुम लोग, सेकंड मेथड क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नोन कंपाउंड, जो कॉन्सेंट्रेशन मतलब सेकंड मेथड है कॉन्सेंट्रेशन का, मोलैरिटी निकालो, परसेंटेज बाय मास निकालो, मोल फ्रैक्शन निकालो, समझा। दो मेथड क्या क्या है, मेथड्स मेन की पॉइंट याद, क्योंकि थियरी है ये तो तुम इजीली याद कर सकते हैं इसको, समझा है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड रहेगा तो क्या करेंगे, बोलो पहला काम क्या कर सकते हैं, परसेंटेज कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट निकाला है हमने, Fe2O3 में Fe कितना परसेंट है वो निकाला है, किया ना, ऐसा बहुत बार किया है, ओके। फिर सेकंड कॉन्सेंट्रेशन से, बराबर, कॉन्सेंट्रेशन का एक मेथड है, दो मेथड है। चलो अब पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक में क्या क्या करना पड़ेगा, पढ़ो सेकंड पॉइंट पढ़ो, क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड इन्वॉल्व्स मेथड बेस्ड ऑन, बराबर। इनऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए क्या क्या मेथड, देखो वो मेथड किस पे बेस्ड है, फर्स्ट पढ़ो क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन मालूम है, एक मॉलिक्यूल को तोड़ देंगे, जैसे कैल्शियम क्लोराइड को तोड़ा था, याद है ना, ऑक्सीजन कैल्शियम ऑक्साइड बनाया था, याद है ना, मालूम है। अरे बहुत सारा ऐसा, तो ब्रेकिंग वाला रिएक्शन बहुत सारा है ना, बहुत सारा ब्रेकिंग का रिएक्शन है, बराबर। डिकम्पोजिशन मतलब है ब्रेकिंग, बराबर। बहुत सारा होता है डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब मालूम है, ब्रेकिंग इन द प्रेजेंट ऑफ हीट, थर्मल मतलब हीट होता है ना, थर्म मतलब हीट, थर्मस फ्लास्क होना रहेगा, थर्मो रहेगा ना, ये थर्म वाला वर्ड किसको रिप्रेजेंट करता है, हीट को, है ना। सब टेम्परेचर सेंसिटिव था, थर्मोकॉल थोड़ा सा जलाओ पिघल जाता है ना, हीट सेंसिटिव। और वो उसको क्या बोलते हैं, थर्मस, वो जिसमें सब टी वगैरह रखते, चाय वगैरह, वो गरम गरम रहता है, और वही थर्मस फ्लास्क ना, हाँ वही, तो वो भी हीट से रिलेटेड ना, जैसा गरम रखा गरम का गरम ही रहेगा, बराबर ऐसा। हाँ, तो क्या है, अगर तुम्हारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड है तो तुम्हारे पास पहला मेथड जो बेस्ड है वो क्या है, बताओ फर्स्ट मेथड क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उसे करना पड़ेगा, राइट है। तुम्हारे पास कोई इनऑर्गेनिक कंपाउंड दिया तो पहले उसको ब्रेक करो, बराबर। इनऑर्गेनिक है कि ऑर्गेनिक है, कार्बन दिख रहा है तुमको इसमें, नहीं है ना, इनऑर्गेनिक ना, ब्रेक देखो ना, डिकम्पोजिशन ना। हाँ, आगे बढ़ो, दूसरा क्या है, द प्रोसेस ऑफ रिएक्शन बिटवीन द टू सोल्यूशन टिल द कंप्लीशन, मतलब रिएक्शन करना पड़ेगा तुमको, बराबर, वो चीज़ का रिएक्शन कर। देखो ये मैंने कैसे मालूम पड़ा मुझे NaCl प्रेजेंट है, ये सॉल्ट का रिएक्शन किससे किया रहेगा, तो मालूम पड़ा कि उसमें Na+ का आयन प्रेजेंट है, तभी जाके मालूम पड़ा ना। अरे इसका रिएक्शन बिना किसी से किए कैसे मालूम पड़ेगा तुमको उसके अंदर Na+ का आयन प्रेजेंट है, बराबर। तो ये सब तुमको मालूम पड़ेगा, वो पूरा टेबल रहता है, तुम्हारे हाथ में हैंडबुक रहेगा वहाँ पे। तो तुम लोग समझो ऐसा बोला है कि NaCl का रिएक्शन कोई एक कंपाउंड, समझो XYZ से NaCl का रिएक्शन XYZ से किया, बराबर। तो अगर NaCl का रिएक्शन XYZ हम किससे भी कर दिया, जो भी सब केमिकल रखा रहता है वहाँ पे, बराबर, तुमने इसका रिएक्शन NaCl का कोई एक कंपाउंड से किया तो उधर लिखा भी रहेगा आंसर में कि समझो एज्यूम करो कि अमोनिया गैस निकल रहा है, अगर तुमको आंसर में अमोनिया गैस निकला, स्मेल करना पड़ता है अमोनिया गैस का, पंजेंट स्मेल होता है उसका, बराबर। तो स्मेल किया तुमने, पंजेंट स्मेल आ रहा है, तो मतलब उसमें Na+ का आयन प्रेजेंट है। एक एग्जाम्पल बता रहा है, ऐसा होता है, रियलिटी में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि उसमें सब लिखा रहता है, बहुत सारा डेटा रहता है। NaCl का रिएक्शन कोई एक कंपाउंड के साथ किया, अमोनिया गैस आया, बराबर, उधर लिखा रहेगा इफ अमोनिया गैस इवॉल्व्स देन Na+ आयन इज प्रेजेंट। तो अमोनिया गैस तुमने स्मेल किया, अमोनिया गैस आ रहा है, इसका मतलब क्या है, प्रेजेंट है वहाँ पे Na+, तो मालूम पड़ गया ना Na+। कैसे मालूम, रिएक्शन करने के बाद ही तो तुमको मालूम पड़ा ना, समझा पॉइंट क्या है, इजी है। तो एक तो तुमको डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखना पड़ेगा इनऑर्गेनिक वाले केस में, और दूसरा क्या है, वो प्रोसेस ऑफ रिएक्शन बिटवीन टू सोल्यूशन ना, NaCl और जो भी सोल्यूशन यूज किया, कब तक, जब तक रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता है, समझा। तो तुमको याद है पॉइंट क्या है, ऑर्गेनिक में क्या करना पड़ता है, डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट, सेकंड कॉन्सेंट्रेशन से डील करना पड़ेगा, राइट है। फिर इसमें देखा डिकम्पोजिशन रिएक्शन और
प्रोसेस ऑफ रिएक्शन बिटवीन टू सॉल्यूशन टिल कंप्लीट, जब तक कंप्लीट नहीं होता तब तक। समझा, समझ गया ये क्या है, राइट। थर्ड पॉइंट पढ़ो क्या है। द क्वांटिटेटिव एनालिटिकल मेथड इन्वॉल्व्स मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी सच एज, क्या क्या हो सकता है, मास होता है, वॉल्यूम, ये ज़्यादा करके यूज़ किया ना हम लोग ने, मास वॉल्यूम बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, कॉन्सेंट्रेशन वाले बहुत इसमें। तो जो तुम्हारा क्वांटिटेटिव एनालिसिस है इसमें ज़्यादा करके हम लोग क्या निकालेंगे, मास या फिर वॉल्यूम, बराबर। मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी सच एज मास एंड वॉल्यूम बाय मीन्स ऑफ, देखो बहुत सारा मेथड है जिससे हम लोग मास और वॉल्यूम निकाल सकते हैं। वो मेथड यहाँ पे दिया है तुमको, एक मालूम है अपैरेटस वगैरह होता है, मशीन मालूम, मशीन्स, वजन करने का मशीन मालूम है, वजन काटा नहीं, बराबर, डिजिटल मशीन होता है, वो छोटा छोटा अमाउंट है ना। अभी क्या तुम लोग 1 ग्राम NaCl डाल के देखेंगे कि काटा ऊपर नीचे होएगा, ऐसा नहीं होएगा ना। तो डिजिटल मशीन होता है, राइट, ऐसा डिजिटल मशीन होता है, वहाँ पे पूरा तुमको प्रॉपर रीडिंग दिखाई देगा डिस्प्ले पे। तुम लोग जो भी यहाँ पे रखेंगे ना, ऐसा देखा रहेगा तुम्हारे लैब वगैरह में, स्कूल में अगर होगा तो ऐसा देखा रहेगा, बराबर। इसमें डिश में पहले डिश का वेट अलग से निकालना पड़ता है, नहीं तो डिश के साथ उस कंपाउंड का भी वेट आ जाएगा ना। समझ में आ रहा है क्या, तुमको डिश का चाहिए अमाउंट की, डिश का मास चाहिए था कि वो जो कंपाउंड यूज़ किया, जो भी कंपाउंड मतलब जो NaCl यूज़ किया था, तो पहले खाली डिश रखते हैं उसके ऊपर, और फिर वहाँ पे जो भी समझो कुछ आया 10 ग्राम, तो 10 ग्राम में नोट करके क्या कि डिश का मास कितना है 10 ग्राम, फिर डिश में कंपाउंड डाला और यहाँ पे रख दिया डिश को, बराबर, ऐसा रख दिया। फिर समझो तुमको आंसर 20 ग्राम आया, कितना आया, तो बताओ वो NaCl कितना था, 10 ग्राम। समझा कैसे निकालते हैं, तो मास ऐसा निकालते हैं, मशीन्स वगैरह होता है। तो सच एज मास निकालते हैं एंड वॉल्यूम बाय मीन्स ऑफ सम अपैरेटस, सम इक्विपमेंट्स, ना कुछ इक्विपमेंट यूज करते हैं, इक्विपमेंट ना, या फिर अपैरेटस, बाय मीन्स ऑफ सम इक्विपमेंट और अपैरेटस। कहाँ गया, हाँ, सच एज वेइंग मशीन, देखो इससे वेट निकालते हैं, इसको बोलते हैं वेइंग मशीन, वेट निकाला ना इससे, हाँ। और दूसरा है ब्यूरेट, ब्यूरेट तुमको बताया, यही भी देखो ब्यूरेट, ऐसा बहुत सारा अलग अलग भी रहता है ना, एक ब्यूरेट, समझा, इससे भी तो निकाल, इससे वॉल्यूम निकलता है ना, कितना है, रीडिंग वगैरह मालूम पड़ जाता है इससे, वॉल्यूम वगैरह। तो समझा पॉइंट क्या है, तो बहुत ईजी है। देखो अगर तुम्हारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो तुम लोग क्या करेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट, सेकंड कॉन्सेंट्रेशन से डील करो। अगर तुम्हारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड है तो डीकंपोजिशन रिएक्शन और प्रोसेस ऑफ रिएक्शन बिटवीन टू सॉल्यूशन टिल कंप्लीशन, जब तक कंप्लीट नहीं होता है, सिंपल ना। फिर देखा हमने कि जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस ज़्यादा करके किससे डील करता है, इसमें हम लोग मास या फिर वॉल्यूम निकालते हैं। किससे निकालेंगे, कोई अपैरेटस यूज करेंगे या तो कोई इक्विपमेंट यूज करेंगे। कुछ एग्जांपल बताओ, मास निकालने के लिए वेइंग मशीन, वॉल्यूम निकालने के लिए, समझा ना। एग्जाम सिंपल सिंपल थियरी, इतना कुछ हार्ड नहीं है, तुमको पढ़ना ही है वैसे भी। समझा है, बोलो क्या क्या पढ़ा हम लोग ने, बराबर, सब याद है यहाँ का। सब पहले देखा हमने एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर। फिर सेकंड पढ़ा इंट्रिंसिक एरर, ऐसा की पॉइंट याद रखो, पॉइंट तो तुम लोग पढ़ ही लेंगे ना। फिर थर्ड पॉइंट में हमने देखा कि जो न्यूमेरिकल डेटा ऑब्टेंड होता है एक्सपेरिमेंटली, उसको कैसे ट्रीट करते हैं, मैथमेटिक, क्या करने के लिए ट्रीट करते हैं, क्वांटिटेटिव कंक्लूजन मिलना चाहिए, कुछ तो आंसर तो मिलना चाहिए ना। फिर फोर्थ पॉइंट हमने देखा कि जो एनालिटिकल केमिस्ट होता है उसको प्रॉपर रिपोर्ट प्रिपेयर करने आना चाहिए, और वो रिपोर्ट में 2 चीज़ मेन इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट एक्यूरेसी होना चाहिए, राइट, एक्सटेंट ऑफ एक्यूरेसी होना चाहिए, और सेकंड क्वांटिटेटिव एरर। सिंपल सिंपल पॉइंट, इतना हार्ड नहीं। फिर देखा क्वांटिटेटिव एनालिसिस अगर तुम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड का निकाल रहे हो तो 2 मेथड है, पहला डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट, सेकंड कॉन्सेंट्रेशन, बराबर, उससे करेंगे। फिर अगर इनऑर्गेनिक होगा तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन या फिर प्रोसेस ऑफ रिएक्शन ऑफ टू सॉल्यूशन टिल कंप्लीशन, राइट। और लास्ट में देखा कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए सबसे मेन चीज़ हम लोग उसमें क्या निकालते हैं, मोस्टली तो मास और वॉल्यूम निकालेंगे, और राइट, और मास वॉल्यूम निकालने के लिए हमारे पास अलग अलग इक्विपमेंट्स है, अपैरेटस है, एग्जांपल दिया है वेइंग मशीन और ब्यूरेट, समझ गया रहेगा ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं क्वालिटेटिव। अब क्वांटिटी से डील नहीं करना है, अब क्वालिटी से डील करना है। अरे क्वालिटी अलग चीज़ है, पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो। क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड को क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं, बराबर। क्या कितना अच्छा क्वालिटी का कंपाउंड है इसके अंदर, याद है देखा हमने परसेंटेज निकाला था बीच में, कितना परसेंटेज प्यूरिटी, याद है क्वेश्चन में निकाला था परसेंटेज प्यूरिटी, वैसा कुछ। पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो, क्वालिटेटिव एनालिसिस, द क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड, सॉरी सिंपल इन, क्योंकि क्वेश्चन ही इनऑर्गेनिक का है, ऑर्गेनिक का अलग क्वेश्चन है हमारे पास। हाँ, क्वालिटेटिव देखो, क्वांटिटेटिव एनालिसिस हमने ऑर्गेनिक का भी किया तो इनऑर्गेनिक का भी किया, तो क्वालिटेटिव एनालिसिस इनऑर्गेनिक का भी करो और ऑर्गेनिक दोनों करना पड़ेगा। पहले इनऑर्गेनिक देखते हैं, तो द क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड इन्वॉल्व्स टेस्ट, इनऑर्गेनिक कंपाउंड इसको बोलते हैं टेस्ट, केटाइन टेस्ट रहता है, एनाइन टेस्ट रहता है, उसमें केटाइन ढूंढते हैं और एनाइन ढूंढते हैं, ऐसा इन्वॉल्व्स टेस्ट सच एज डिटेक्शन एंड कंफर्मेशन ऑफ, देखो आ गया वर्ड, केटायनिक एंड एनायनिक स्पीशीज, यही है ना केटाइन, Na+ बताया था ना, अभी बताया थोड़ी देर पहले। और इसको क्या बोलते हैं, एनायन। मतलब अगर तुम्हारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड है और अगर तुमको उसका क्वालिटेटिव एनालिसिस करना है तो तुमको क्या निकालना पड़ेगा, कुछ टेस्ट करना पड़ेगा पहली बात तो, राइट। और वो टेस्ट में क्या मिलेगा तुमको, केटायंस और एनायनिक स्पीशीज मिल जाएगा। और एक बार केटायनिक और एनायनिक स्पीशीज मिल गया तुमको कंपाउंड मिल गया, है ना। हाँ,
तो कैटायनिक एंड एनायनिक स्पीशीज, बेसिक एंड एसिड, हाँ इसको बोलते हैं क्या, वो देखो जिस जो प्लस होता है ना उसको एसिडिक रेडिकल, एक बेसिक रेडिकल होता है माइनस, बराबर। कौन सा रेडिकल, एसिडिक, एसिड हमेशा H+ आयन देता है ना, उससे ऐसा रिलेट करो। और ये बेसिक रेडिकल, मतलब कैटायंस मतलब एसिडिक रेडिकल और एनायंस मतलब ऐसा रहेगा, समझो बराबर, उसमें रेडिकल्स वगैरह रहता है, उसको बोलते हैं प्लस माइनस आयन, ऐसा उसको बोलते हैं रेडिकल्स, ऐसा फ्री रेडिकल्स होता है। ओके तो पॉइंट तुमको समझा क्या बताया मैंने यहाँ पे, बहुत इजी है। देखो क्वांटिटेटिव एनालिसिस अगर तुमको सिंपल और इनऑर्गेनिक कंपाउंड का करना है तो तुमको क्या करना पड़ेगा, कुछ टेस्ट करना पड़ेगा। वो टेस्ट से तुमको क्या मिलेगा, कैटायनिक और एनायनिक स्पीशीज, मतलब तुमको बेसिक और एसिडिक रेडिकल्स मिल जाएगा, समझा ना। अरे इजी है, हार्ड थोड़ी है, समझ गया रहेगा तुमको ना। द क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड इंक्लूड्स, क्या क्या होता है बताओ, उसमें टेस्ट रहता है, बराबर। टेस्ट सच एज कौन सा डिटेक्शन ऑफ कैटायनिक एंड एनायनिक स्पीशीज, दैट इज बेसिक और एसिडिक रेडिकल, सिंपल तो है, बराबर। चलो अब देखते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर तुम्हारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसका क्वालिटेटिव एनालिसिस कैसे करेंगे, उसमें भी कुछ स्टेप्स वगैरह है, देखते हैं, चलो पढ़ो। द मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कंपोज्ड ऑफ रिलेटिवली स्मॉल नंबर ऑफ एलिमेंट, कम अमाउंट का एलिमेंट रहता है उसके अंदर, जो एलिमेंट्स रहता है वो कम अमाउंट में रहता है, किसमें, ऑर्गेनिक कंपाउंड में, बराबर। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कम अमाउंट का एलिमेंट रहता है, पहला पॉइंट समझा क्या है। द मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कंपोज्ड ऑफ रिलेटिवली स्मॉल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कम रहता है एलिमेंट्स, बराबर। समझा कैसा है। मीथेन CH4, बोलो दो अलग अलग एलिमेंट कौन सा है, एक कार्बन और दो ही तो है ना। अगर मैं बेंजीन बोलूं, बेंजीन मतलब क्या, C6H6, बोलो दो एलिमेंट कौन है, कार्बन, दो ही तो है, कमी है ना। अरे वही तो बोल रहा हूं, द मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर कंपोज्ड ऑफ रिलेटिवली स्मॉल नंबर ऑफ एलिमेंट, कम रहता है एलिमेंट्स कैसा रहेगा, समझा ना, इजी पॉइंट है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्या क्या हो सकता है वो देखते हैं, सिर्फ ऐसा नहीं कि कार्बन हाइड्रोजन, बहुत कुछ होता है इसमें, कार्बन रहेगा, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन भी होता है, अल्कोहल ले लो, मिथाइल अल्कोहल, CH3OH, मिथाइल अल्कोहल, क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, CH3OH बताओ क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बोलो है, कार्बन दिखाई दे रहा है ना, है, समझा। तो सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन नहीं, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन भी आ सकता है, और सिर्फ ऑक्सीजन नहीं और भी है, नाइट्रोजन भी आ सकता है, बराबर। अगर तुमको पता नहीं तो ठीक है, देखो एक कंपाउंड बताता हूँ, नाम याद रखो, बाद में काम में आएगा। बेंजीन ना, मतलब इसको बोलते हैं बेंजीन। अगर ऊपर NH2 लग जाता है ना, इसको बोलते हैं एनिलीन। क्या बोलते हैं इसको, ऐसा बहुत सारा नाम, बराबर। एनिलीन में बोलो क्या क्या आया, कार्बन रहेगा ना, एंड पे कार्बन होता है ना, मानो तुमको, हाइड्रोजन भी रहता है, एक्स्ट्रा तुमको क्या दिख रहा है तुमको यहाँ पे, क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बोलो, है ना, एंड पे कार्बन होता है, भूल गए, कार्बन है मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में देखो नाइट्रोजन भी आ गया, आया ना, कार्बन हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन और भी है, सुनो। उसके बाद सल्फर भी हो सकता है, सल्फर का भी बहुत सारे कंपाउंड है, बराबर, सल्फर का भी है। इसमें अगर बताता हूँ, चलो, OSO3H, बराबर। अगर बेंजीन के ऊपर OSO3H हो जाता है तो इसको बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बराबर। क्या इसमें कार्बन दिखाई देगा तुमको, ये कंपाउंड बताओ, पहले बताओ, ये नाम छोड़ो, अभी नाम बताऊंगा बाद में, जब तुमको एरोमेटिक पढ़ाऊंगा तभी। ये कंपाउंड में बताओ क्या कार्बन तुमको दिखाई दे रहा है, तो क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन इसमें सल्फर भी है, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर भी आता है, समझा। कार्बन बोलो, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और बाकी रुक जाओ। हैलोजन मालूम है, 4 हैलोजन होता है, पढ़ा रहेगा 10th में, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, 4 ही हैलोजन, नहीं मालूम है ना, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसमें फ्लोरीन का रिएक्शन बहुत कम करेंगे हम लोग, क्योंकि वो एक्सप्लोसिव होता है, मतलब जैसे रिएक्शन किया ब्लास्ट हो जाता है, बराबर, इसके लिए फ्लोरीन का रिएक्शन बहुत कम रहता है, ऐसा समझा। हैलोजन लेकिन 4 है, बोलो कौन सा है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एक चलो बताओ, समझो CH3Cl, क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन इसमें हैलोजन आ गया, आया ना, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड में हैलोजन भी आता है, इसका नाम रहेगा मिथाइल क्लोराइड, कॉमन नेम। अगर आयुपैक नेम पढ़ना है तो उसका नाम रहेगा क्लोरोमीथेन, ऐसा वो नाम पढ़ेंगे बाद में, बोलो समझा है। क्या क्या था बताओ ऑर्गेनिक कंपाउंड में, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन, अभी तक हैलोजन पे है, आगे देखते हैं और कुछ है, फास्फोरस भी होता है, समझा, फास्फोरस भी होता है। तो समझ गया तुमको क्या क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या क्या आता है। पहला पॉइंट तुमको समझा क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड में रिलेटिव लेस नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, कम एलिमेंट रहेगा, कार्बन, हाइड्रोजन, बराबर, समझा।
और फिर देखा कि सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन नहीं, और भी बहुत सारा चीज़ पॉसिबल है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन, फॉस्फोरस भी होता है। समझा? चलो आगे बढ़ते हैं। एलिमेंटरी क्वालिटेटिव एनालिसिस इज कंसर्न विद द डिटेक्शन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस एलिमेंट। ये जो एलिमेंट पढ़ा, ये जो हमने एलिमेंट निकाला ना यहाँ पे, जो भी एलिमेंट है, अगर मुझे पहचानना ये कंपाउंड, समझो तुमको एक कंपाउंड दे दिया है और बोला चेक कर क्या हो कि ये कंपाउंड क्या है, तो ये तुमको एलिमेंट ढूंढना पड़ेगा ना। एम्पिरिकल फॉर्मूला नहीं किया क्या? उसमें देखा ना कितना कार्बन है, कितना हाइड्रोजन है, कितना क्लोरीन है, उससे मालूम पड़ता है ना, बराबर ना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकाला था, n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला, याद है ना? हाँ, तो वैसा। तो अगर तुमको क्वालिटेटिव एनालिसिस, एलिमेंट्री क्वालिटेटिव एनालिसिस इज कंसर्न विद डिटेक्शन, अगर तुमको एलिमेंट्री क्वालिटेटिव एनालिसिस निकालना करना है, मतलब एलिमेंट क्या क्या है वो चेक करना है, तो तुमको क्या करना पड़ेगा? तुमको निकालना पड़ेगा ना वो कंपाउंड में कितने एलिमेंट्स हैं। समझा? तो डिटेक्ट करना पड़ेगा, डिटेक्शन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस एलिमेंट, मतलब वो जो ऊपर वाला एलिमेंट दिखा ना, वही एलिमेंट तुमको डिटेक्ट करके निकालना पड़ेगा कि कितना एलिमेंट है। समझा पॉइंट? बोलो, समझा रहेगा ना? इजी सी थियरी है, इतना कुछ हार्ड नहीं है। पहला पॉइंट हमने क्या देखा? जो मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड उसमें रिलेटिवली लेस नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है। फिर सेकंड में देखा क्या क्या एलिमेंट्स हो सकता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन और फॉस्फोरस। ये एलिमेंट का अगर तुमको एलिमेंट्री क्वालिटेटिव एनालिसिस करना है तो तुमको डिटेक्शन करना पड़ेगा ना सब एलिमेंट्स का। समझा? एलिमेंट्री क्वालिटेटिव एनालिसिस, याद रखो वर्ड। समझा? एक लास्ट पढ़ो क्या है? द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन्वॉल्व्स टेस्ट सच एज डिटेक्शन ऑफ फंक्शन। ये रहेगा, ये तुमको जब तुम लोग केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल करें तुमको तो बताएंगे। डिटेक्ट फंक्शनल ग्रुप मालूम है? मालूम है ना? बहुत सारा फंक्शनल ग्रुप। अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? CHO। एसिडिक एसिड, एसिड का मालूम है? COOH, 10th में पढ़ा हुआ चीज़ है ये। कीटोन में C डबल बॉन्ड O, ये सब कराया ना मैंने तुमको भी, बराबर। तो अगर तुमको ऑर्गेनिक कंपाउंड का आइडेंटिफिकेशन करना है तो सबसे मेन चीज क्या होता है उसमें? फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई। मालूम तो करो कि है क्या। जैसे समझो मैंने फंक्शनल ग्रुप ये हैलोजन आइडेंटिफाई कर दिया, मतलब वो अल्काइल हैलाइड है, बराबर। अगर समझो मैंने कुछ, मुझे फंक्शनल ग्रुप OH मिला, मुझे फंक्शनल क्या मिल गया? OH, मतलब वो अल्कोहल है। कैसे मालूम पड़ेगा? कोई भी चीज क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, वो कैसे मालूम पड़ेगा? वो उसके फंक्शनल ग्रुप से मालूम पड़ता है। समझा? समझो मैंने निकाला कि अरे सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, मतलब वो क्या रहेगा? अल्कीन। समझा? कैसे मालूम पड़ता है? फंक्शनल ग्रुप से। समझा? ऑर्गेनिक कंपाउंड में तुमको फंक्शनल ग्रुप देखना पड़ेगा और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में तुमको कैटायनिक और एनायनिक स्पीशीज देखना पड़ेगा। समझा पॉइंट? इजी है, राइट? तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन्वॉल्व्स टेस्ट सच एज डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, बराबर। फंक्शनल ग्रुप देखना पड़ेगा, फिर तुमको चेक करना पड़ेगा उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट मालूम है, बराबर। तुमको चेक करना पड़ेगा। समझो मालूम पड़ा कि OH है, समझो OH फंक्शनल ग्रुप मालूम पड़ गया, बराबर। अब OH आधा इंफॉर्मेशन मालूम पड़ा ना, खाली OH है। समझा? फिर वो कंपाउंड को तुमको बॉइल करके देखना पड़ेगा या फिर मेल्ट करके देखना पड़ेगा। हर एक चीज का तुम्हारे पास जर्नल में या फिर तुम्हारा हैंडबुक में सबका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लिखा है। समझो मैंने लिखा है CH3OH का सो एंड सो बॉइलिंग पॉइंट है। तुमको नहीं मालूम, तुमको मालूम कि खाली OH प्रेजेंट है, तुम्हारे पास कंपाउंड है, तुम उसको बॉइल कर रहे हैं, बराबर। और मालूम पड़ा बॉइल करने के बाद जैसे वो बॉइल हुआ तो थर्मोमीटर उसमें डाल के रखा है। थर्मोमीटर मालूम है? मालूम है ना? बॉइल करे तो थर्मोमीटर अंदर ही रहता है क्योंकि वो टेम्परेचर बताएगा ना कितना टेम्परेचर है। समझो बॉइल हुआ ऐसा और उधर टेम्परेचर दिखाई दिया कि भाई 100 डिग्री सेल्सियस या फिर कुछ भी है, तो वो तुम लोग चेक करेंगे तुम्हारे हैंडबुक में कि भाई ये टेम्परेचर किसका है। समझो जो तुमको टेम्परेचर मिला वो मिथाइल अल्कोहल से मैच हो गया, इसका मतलब तुम्हारा कंपाउंड क्या है? मिथाइल अल्कोहल। समझा? समझो कुछ दूसरे से इथाइल अल्कोहल से मैच हो गया तो वो कंपाउंड क्या रहेगा? समझा कैसा है? तो अगर तुमको कोई भी चीज ऑर्गेनिक कंपाउंड में डिटेक्ट करना है तो मेन चीज है सबसे पहले उसका फंक्शनल ग्रुप डिटेक्ट करो, बराबर। उसके बाद उसका बॉइलिंग पॉइंट डिटेक्ट करो, बॉइलिंग पॉइंट निकालो, मेल्टिंग पॉइंट निकालो। समझा? तो तुमको मालूम पड़ जाएगा कि वो कंपाउंड जो तुम्हारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कौन सा कंपाउंड है। समझा पॉइंट? अरे इजी है, हार्ड नहीं है, इजी लग रहा है ना? थियरी तो है, बराबर। तो पॉइंट समझा अभी तक क्या क्या किया है? मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कंपोज्ड ऑफ रिलेटिवली स्मॉल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कम एलिमेंट रहता है। सेकंड, वो जो एलिमेंट्स रहेगा वो एलिमेंट सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन नहीं हो सकता है, कार्बन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस तक रहता है ना, ऐसा हैलोजन वगैरह सब रहता है उसमें। फिर अगर तुमको एलिमेंट्री क्वालिटेटिव एनालिसिस करना है, एलिमेंट्री क्वालिटेटिव एनालिसिस, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तुमको ये जो एलिमेंट है इसका डिटेक्शन करना पड़ेगा, बराबर। और अगर तुमको आइडेंटिफाई करना है कि तुम्हारा ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है तो सबसे पहला काम क्या करो? उसका फंक्शनल ग्रुप निकाल के देखो, बराबर। और एक बार फंक्शनल ग्रुप मिल गया उसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट भी चेक करो, तुमको मालूम पड़ जाएगा कौन सा कंपाउंड तुमने यूज किया है। समझा क्या है? बोलो समझा है क्या? ये थियरी है, ये तुम लोग पढ़ लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तुम्हारा ही काम है वैसे। ठीक है, समझा ना क्या है? थोड़ा समझ गया रहेगा वो, बाकी तुम लोग उस पर पढ़ो और याद करो, उसको हो जाएगा क्योंकि थियरी कंटेंट है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, साइंटिफिक नोटेशन, एक और नाम है उसका एक्सपोनेंशियल नोटेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इस पे न्यूमेरिकल हमको सॉल्व करना, एकदम ध्यान देना, क्योंकि इसके बिना न्यूमेरिकल नहीं समझेगा। साइंटिफिक नोटेशन या फिर एक्सपोनेंशियल नोटेशन, किया भी इस पे न्यूमेरिकल सॉल्व किया, बट फिर भी देखो, पढ़ो फर्स्ट पॉइंट पढ़ो। द केमिस्ट हैज टू डील विथ नंबर एज लार्ज एज, देखो जो केमिस्ट होते हैं उनको बड़े बड़े नंबर से डील करना पड़ता है, सिर्फ बड़े बड़े नहीं, छोटे नंबर से भी डील करना पड़ता है। बड़ा मतलब कितना बड़ा हो सकता है वो भी देख लो, 602 200 000 000 000 000 000 फॉर अ मॉलिक्यूल ऑफ 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। 2 ग्राम हाइड्रोजन लिया ना, तो इतने बड़े नंबर से डील करना पड़ सकता है। तो क्या बार बार वो 00000 लिखते बैठे हैं क्या? और काम नहीं है, इतना लिखते बैठे हैं क्या 00? समझा है क्या बताया मैंने? जो केमिस्ट होता है उसको सिर्फ 2 ग्राम भी अगर हाइड्रोजन दिया ना, तो उसको इतने बड़े नंबर से डील करना पड़ सकता है। समझा? एक और लॉजिक पढ़ो, मैंने बताया सिर्फ बड़ा नंबर नहीं, छोटा नंबर भी आ सकता है, बराबर। 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस ना, और आगे पढ़ो, और एज स्मॉल एज, देखो 0.23 है, 0.23 है यहाँ तक, उसके बाद 166 है, बराबर। 166 से क्या और भी कुछ रहेगा, देखो कितना था 166, हाँ 166 है, बराबर। समझा? तो सोचो ना, इतना छोटा नंबर लिखने क्या वो 00 लिखते बैठेगा इतना देर 23 टाइम्स? नहीं ना, बराबर। तो इसीलिए क्या करना पड़ता है, ये एक्चुअली क्या है ना, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, बराबर। समझा क्या बताया मैंने पहले पॉइंट में? जो केमिस्ट होता है उसको बड़े से बड़े नंबर से भी डील करना पड़ सकता है, छोटे से छोटे नंबर तक भी डील करना पड़ सकता है। तो ये थोड़ी करते बैठेंगे, इतना थोड़ी 0 लिखते बैठेंगे। पढ़ो सेकंड पॉइंट, टू अवॉइड राइटिंग सो मेनी 0, इतना 0 नहीं लिखना है हमको भाई, और भी काम है हमारे पास। पढ़ो, इन मैथमेटिकल ऑपरेशंस साइंटिफिक नोटेशन दैट इज एक्सपोनेंशियल नोटेशंस आर यूज्ड। समझा क्यों यूज कर रहे हैं हम लोग साइंटिफिक नोटेशन या फिर एक्सपोनेंशियल नोटेशन? रीजन है हमारे पास, इतना थोड़ी 0 लिखते बैठना है हमको, बराबर। जो केमिस्ट होता है उसको बड़े से बड़ा नंबर इतना और छोटे से छोटा नंबर उतना तक तुमको डील करना पड़ सकता है, बराबर। तो इतना सब 0 लिखने से बचने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? साइंटिफिक नोटेशन। और बहुत ईजी है, बताता हूँ तुमको साइंटिफिक नोटेशन और ये क्या होता है। अच्छा चलो एक एग्जांपल से बता दो तुमको साइंटिफिक। समझो, ये दिख रहा है, ये नंबर दिख रहा है क्या? ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं, इसमें बहुत सारा 0 लिखा हुआ है। ऐसा आंसर नहीं लिखते हैं हम लोग। आंसर कैसा लिखेंगे? देखो हमारा आंसर होता है, मैं पॉइंट को हमेशा एक डिजिट के बाद रखता है, मैं नहीं, सब लोग रखते हैं, बराबर। ऐसे होता है, समझा? तो बताओ पॉइंट को तुम लोग कितने स्टेप आगे लेके जा रहे हैं? राइट में कितना लेके जा रहे हैं? 4। तो बताओ तुम्हारा आंसर क्या आएगा? 3.498। कितना स्टेप राइट में आए? 4 आए ना, तो 10 क्या लिखो, -4 की +4? राइट में गए तो माइनस आता है ना, बराबर ना। इसको बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन, जो मैंने लिखा अभी। क्या क्या होता है साइंटिफिक नोटेशन में? एक तो होता है कैपिटल N, इसको बोलते हैं कैपिटल N, बराबर। और दूसरा होता है 10⁻⁻n। अरे स्मॉल n, ये दिख रहा है -4। समझा क्या है साइंटिफिक नोटेशन? साइंटिफिक नोटेशन को कैसे लिखते हैं? n, कैपिटल N इंटू 10⁻⁻n। कैपिटल N वाला नंबर तुम्हारा 1 से लेके 10 तक के बीच में कहीं भी हो सकता है। देखो 3 है ना तुम्हारे पास, देखो ना यहाँ पे 3 पॉइंट में नंबर दिया है, समझा, बराबर। और वो जो दिख रहा है स्मॉल n, ये दिख रहा है स्मॉल n, ये स्मॉल n वाला नंबर नेगेटिव भी हो सकता है या फिर अभी सोचो ना, मैं ये पॉइंट को और 2 स्टेप राइट में, ये लेफ्ट में लेके गया रहता तो मैं वहां पे 10⁻² डाल देता ना, समझा ना। प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है। समझा पॉइंट क्या है? बोलो समझा? एक्सपोनेंशियल नोटेशन या फिर साइंटिफिक नोटेशन क्या है? बहुत सिंपल है। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? कैपिटल N इंटू 10⁻⁻n। कैपिटल N का रेंज बताओ, 1 to 10। स्मॉल n क्या क्या हो सकता है? नेगेटिव। यही तो पॉइंट है। पढ़ो थर्ड वाला पॉइंट पढ़ो। हियर एनी नंबर, कोई भी नंबर एनी नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इनटू अ फॉर्म ऑफ n इंटू 10⁻⁻n, बराबर। पढ़ो वेयर, हाँ एक बार बताओ, रुक जाओ। स्मॉल n को बोलते हैं एक्सपोनेंट। क्या बोलते हैं? क्योंकि ये इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो ऊपर जो रहेगा उसको बोलेंगे एक्सपोनेंट। पढ़ो वेयर स्मॉल n इज एन एक्सपोनेंट हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव। बता दिया तुमको पहले, स्मॉल n का 2 वैल्यू हो सकता है, या तो पॉजिटिव या तो आगे पढ़ो। एंड कैपिटल N वैरीज बिटवीन 1 to, ये भी बता दिया तुमको पहले ही ना, समझा है? बोलो क्लियर ना एकदम। उसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है इसके लिए। हाँ एक बात और, अगर तुमको 2, ये क्या बताओ, ये क्या ये साइंटिफिक नोटेशन या फिर एक्सपोनेंशियल नोटेशन है? ये है। अगर 2 साइंटिफिक नोटेशन या फिर एक्सपोनेंशियल नोटेशन को ऐड करना है या फिर सब्सट्रैक्ट करना है, तो दोनों का पावर सेम रहना बहुत जरूरी है। इस पे न्यूमेरिकल सॉल्व कराया मैंने तुमको, बताया था ना। जब भी 2 एक्सपोनेंशियल या फिर साइंटिफिक नोटेशन को ऐड कर रहे हैं या फिर सब्सट्रैक्ट, सबसे मेन चीज किस पे ध्यान दो?
पावर सेम करो, उसके बाद ही काम करो, समझा? पढ़ो पॉइंट पढ़ो। फॉर एडिंग और सब्सट्रैक्टिंग साइंटिफिक और दो नाम है ना, दो नाम है बराबर। नोटेशन फर्स्ट द एक्सपोनेंट n इज मेड, वही तो बताया ना, ये दोनों का जब तक सेम नहीं रहेगा पावर 10 का पावर मतलब n सेम नहीं रहेगा तब तक सॉल्व नहीं कर पाएंगे तुम लोग। बोलो समझा है क्या बताया? इजी है ना साइंटिफिक, और ये ज़्यादा इजी है, ये थोड़ा ऐसा चीज़ समझ में आता है, ये थोड़ा थियोरेटिकल कंटेंट है समझो, फिर भी दिया है पढ़ना तो था, पढ़ा दिया, समझा है? ये मैं नहीं पढ़ा, इस पे न्यूमेरिकल एग्जाम में आ सकता है। तो समझा है साइंटिफिक नोटेशन और एक्सपोनेंशियल नोटेशन क्या है? बहुत ईजी है। जो केमिस्ट होता है उसको बड़े से बड़ा नंबर से डील करना पड़ सकता है और छोटे से छोटा भी। तो ये सब अवॉइड करने के लिए, इतना सब जीरो अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? साइंटिफिक और एक्सपोनेंशियल नोटेशन। मालूम है क्या करता है? क्या कैसे रिप्रेजेंट बताओ? साइंटिफिक और एक्सपोनेंशियल नोटेशन रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? कैपिटल N इंटू 10 रेज टू स्मॉल n। कैपिटल N का रेंज बताओ 1 to 10, स्मॉल n क्या क्या हो सकता है? पॉजिटिव, नेगेटिव, समझा ना? इजी है ना? अगर दो एक्सपोनेंशियल या फिर साइंटिफिक टर्म्स को तुमको ऐड करना है, तुमको क्या करना पड़ेगा? उसका एक्सपोनेंट को सेम कर दो, समझा? बोलो समझा है? चलो न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। देखो समझ गया ना, इतना ही तो है। चलो अब न्यूमेरिकल करते हैं फटाफट जल्दी, इजी न्यूमेरिकल है इस पे। सॉल्व अनसॉल्व दोनों न्यूमेरिकल मैंने इसमें ले लिया है। एक लेक्चर और लगेगा इसका, कल लेंगे वो लेक्चर और खत्म कर देंगे ये चैप्टर ना। एक परसेंटेज एरर और लिमिटिंग रिएजेंट बाकी है हमारा, बाकी पूरा चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। चलो क्या बोला है? न्यूमेरिकल मतलब ये जो हमने पढ़ा ना साइंटिफिक नोटेशन, इसके बेस पे न्यूमेरिकल करेंगे। इजी रहता है, जरा फटाफट ध्यान दो, आंसर दो। दो नंबर को ऐड करना है दोनों साइंटिफिक नोटेशन में। ऐड करने के लिए कुछ रूल बताया, क्या रूल है? पावर से। ये 3 है, या तो इसको 4 बनाओ, ये 4 या तो इसको 3 बनाओ। क्या दोनों कुछ भी करो, आंसर वही आने वाला है। क्या करूं? 4 को 3 बना दूं कि 3 को 4 बनाओ? एक बताओ। 4 को 3 बनाओ, कुछ भी है। मतलब 4 को 3 बनाने के लिए मतलब यहाँ से एक 10 देना पड़ेगा इसको। एक 10 देने से पॉइंट राइट में आता है कि लेफ्ट में आता है? अरे एक 10 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तुम्हारा पॉइंट किधर आएगा? राइट में चला जाता है ना, राइट में। तो बोलो कितना आएगा? 55.5 इंटू 10⁻³ प्लस 6.95 इंटू 10⁻³ 10⁻³ कॉमन ले लो। समझ में आ रहा है सबको? अरे इजी है ये, प्लस माइनस सिखा रहा हूँ तुमको, समझो। 55.5 ना, प्लस बोलो क्या है हमारे पास? 6 पॉइंट, मालूम है ना प्लस ऐसे करते हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए। और बताओ पावर क्या कॉमन लिया हम लोग ने? 10⁻³ बोलो प्लस करो 5, अरे 0 है ऊपर, समझ लो ना। आगे बताओ 14, फिर 12 और पॉइंट इधर, बोलो आंसर। ऐसा आंसर होता है क्या? देखो 62.45 इंटू 10⁻³ लिखा, रॉन्ग मिल जाएगा तुमको, क्योंकि n जो है उसका रेंज क्या है? 1 से 10। 62 में आ गया, 10 के ऊपर चले गया। क्या करूं? पीछे आऊं? जब भी पॉइंट को तुम लोग लेफ्ट में लेंगे, 10 का माइनस का एक पावर आता है, तो 3 था, तो बोलो क्या हो जाएगा? बोलो अगर मैं, हाँ इधर ना, इधर सॉरी लेफ्ट में लिया ना, लेफ्ट में लिया तो क्या आएगा? पॉजिटिव। याद रखो कभी मिस्टेक हो जाता है। लेफ्ट में लिया तो पॉजिटिव पावर है, और राइट में लिया तो मैं वो पॉइंट कहाँ पे लेना है? लेफ्ट में ना। हाँ तो बोलो क्या, बोलो मेन आंसर बताओ। 6.245 इंटू 10⁻⁴ ना, समझा ना? ये तुम्हारा आंसर है। नेक्स्ट माइनस करने का है, कुछ भी करो, रूल वही है, पावर सेम बनाओ। अच्छा -2 को -3 करूँ कि -3 को -2 कर दूँ? -3 को -2 करते हैं, मतलब इसमें से एक 10⁻⁻1 देंगे। एक 10⁻⁻1 दिया तो पॉइंट लेफ्ट में ना, और 10 दिया तो पॉइंट राइट में, किया ना ऊपर। हाँ बोलो क्या बताओ? 3.5 इंटू 10⁻² बोलो 0. इंटू, समझा क्या? पावर कॉमन ना। बोलो 3.5 माइनस 0.58 इंटू 10⁻²। माइनस करने आता है? 10 14 ना, 2 बोलो 2 9 2। क्या बताओ? यही तुम्हारा आंसर लिख दो, चलेगा? 2.92 इंटू 10⁻² चल जाएगा, क्योंकि प्रॉपर मैच हो रहा है ना। बोलो ध्यान देते रहो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटू करना है, इंटू वही सिंपल, इंटू में पावर वावर सेम रखने की कोई जरूरत है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने का। नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। 56 और कितना है? 69, पॉइंट हटा के मल्टीप्लाई करने का। 56 और 69, 56 और 69 बोलो। 9 6 जा 9 5 जा 45 और 5 कितना? हाँ 50 ना, 0 6 6 जा 36, 6 5 जा 30 और 3 33 बोलो कितना? 4 6 8 3। एक स्टेप पीछे, एक स्टेप पीछे, मतलब टोटल कितना पीछे? 2 स्टेप, 2 पीछे आओ। बोलो
38.64। हाँ, पावर से डील करने आता है। जब दोनों का बेस सेम रहेगा तो बेस को एक बार लिखते हैं 10 10 सेम, एक बार लिखने का, और पावर को प्लस 8 + 5 बराबर हो गया आंसर। सिंपल ना क्या? हाँ, अभी ये आंसर नहीं है ना। रेंज क्या होना चाहिए? 1 से 10। पॉइंट को लेफ्ट में लेके आऊँ, 10 का प्लस पावर आ जाएगा। बोलो मेरा आंसर 3.864 × 10⁻14। समझ गया? आगे फिर से इंटू है, फिर से इंटू। चलो फिर से करते हैं इंटू। बोलो नंबर देखो जरा क्या क्या है। 98 और 25 ना, करते ना फटाफट। बोलो 98 और 25। बोलो 8 5 40, 9 5 और 4 49 ना, बराबर ना। 0 8 2 9 2 1 19 0। बोलो 15 14 ना, 2 ना। एक स्टेप पीछे, एक स्टेप पीछे, टोटल कितना पीछे? ये ऐसा कब होता है ना, सिर्फ इंटू और ना, ऐसा प्लस में मत देखना। एक स्टेप पीछे, एक स्टेप पीछे, 2 स्टेप पीछे, ऐसा नहीं होता है। प्लस में नहीं ऐसा होता। तो क्या करते हैं हम लोग? 2 स्टेप पीछे आएंगे ना। बोलो 24.5। पॉइंट के बाद का 0 कोई मतलब नहीं रहता है। नंबर के पॉइंट के बाद, नंबर के बाद 0 कोई मतलब नहीं। बोलो इंटू 10 एक बार लिखेंगे, -6 -2 -8 ना, बराबर है। आंसर राइट है क्या? नहीं। बोलो कैसे लिखना पड़ेगा? 2.45। 1 मिनट, पॉइंट को लेफ्ट में लेके आए, 10 का एक पॉजिटिव पावर आ गया, 10 का +1 आएगा, ऑलरेडी तो पावर -8 है, -8 + 1 -7 बराबर, इंटू 10⁻²। समझ गया रहेगा, इजी न्यूमेरिकल है बराबर। चलो इधर आओ, इसका तो आंसर लिख ही दिया था। पढ़ो क्वेश्चन क्या है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वांटिटीज इन एक्सपोनेंशियल साइंटिफिक टर्म। एन और यही तो करना है तुमको। हाँ, साइंटिफिक टर्म में कन्वर्ट करने के लिए बताओ तुम्हारा पॉइंट कौन से नंबर के बाद होना चाहिए? 3 के बाद होना चाहिए। मतलब कितना स्टेप आगे आ रहे हैं? 4। राइट में जा रहे हैं ना, तो 10 का नेगेटिव पावर आएगा, आएगा ना। बोलो आंसर, डायरेक्ट आंसर 3.498 × 10⁻²। समझा? पॉइंट को लेफ्ट में लेके जाओ कि राइट में लेके जाऊँ? कितना स्टेप? अगर मैं लेफ्ट में लेके जाऊँ तो 10 का पॉजिटिव पावर ना। ओके, तो बोलो आंसर बताओ। 2.354678 × 10⁻²। समझ आ रहा है ना? इजी है, फटाफट खत्म हो जाएगा। बोलो चलेगा क्या आंसर? आंसर चलता है? नहीं ना, ऐसा आंसर नहीं चलता है। इसका मतलब है 0.0 ना, इसका मतलब पॉइंट कहाँ आएगा? 7 के बाद कितना स्टेप लेके जा रहे हैं? 4 स्टेप लेफ्ट में। बोलो आंसर 7.0 0 0 छोड़ दो ना आगे, इंटू 10⁻²। -4 के +4 ना। लेफ्ट में गया तो पॉजिटिव पावर, राइट में गया तो नेगेटिव पावर। ओके, चलेगा क्या? बोलो आंसर, तुम बताओ, मैं कुछ नहीं बोलेगा। बोलो 1.569 × 10⁻³ राइट है, हो गया। आ जाओ नेक्स्ट, पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो। वही है, यही तो है क्या? सेम तो नहीं लिख दिया मैंने? नहीं, अलग है। चलो एक सॉल्ड अनसॉल्ड ऐसा कुछ है। 0.0 ना, बोलो बोलो 3.672199। कितना स्टेप पीछे है अपन? इधर 2 2 4 2 6 इंटू, इजी ना। हाँ आगे बताओ, कहाँ लेफ्ट में लेके जाऊँ? कितना स्टेप लेफ्ट में? 5 स्टेप। बोलो 9.8 इंटू -5, ये 1 था। कितना स्टेप आगे लेके जाऊँ? ये 2 कैसे आया? 3 ना, 3 जाएगा ना आगे। 0 0 4 है ना। बोलो 4.61 × 10⁻²। समझा? और एक बाकी है, बोलो पॉइंट कहाँ? 2 स्टेप पीछे ना, पीछे मतलब 10 का पॉजिटिव पावर। बोलो माइनस प्लस ना, प्लस कितना? 2 स्टेप तो गए। ये इसमें बहुत सारा समय है, मैं इसमें 3 ही लिया है बस, बहुत सारा समय इसमें। ये भी तुम्हारा क्या बोलते हैं, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। पढ़ो, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी। मतलब ऐसा लिखने का, ऐसा ऑर्डिनरी, इसको ऑर्डिनरी फॉर्म बोलते हैं बराबर। और एक्सपोनेंशियल फॉर्म तो तुमको बता दिया। चलो नंबर है इंटू क्या दिया? 10⁻²। मतलब ऑर्डिनरी फॉर्म मतलब 10 दिखना ही नहीं मांगता है हमको, ऐसा 10 नहीं चाहिए, अच्छा नहीं लगता है फिर ऑर्डिनरी में। समझा? हटा दो उसको। 10⁻⁻ मतलब पॉइंट एक स्टेप लेफ्ट में ना, और 10⁻+ मतलब राइट में लेके जाओ, लेकिन भेजो पॉइंट को एक स्टेप लेफ्ट में भेजो। बोलो क्या हो जाएगा? 0.375 हो गया, यही है। 10 हटाने का है। 10⁻⁴ मतलब पॉइंट को कितना स्टेप राइट में भेजूँ? 4 भेजो, भेजो 51600 भेज रहे मतलब कुछ नहीं तो 0 लो ना, चेक करो 4 गया ना। हाँ, कितना स्टेप? -4 दिया मतलब पीछे लो कि आगे लो पॉइंट को? पीछे। कितना पीछे? 4 पीछे। बोलो
0.00437 हो गया क्या? अरे नहीं, पॉइंट का पॉइंट को ये देखो 10 हटाने के टाइम पे क्या बोल रहे, समझा नहीं तुम लोग? 10⁴ रहेगा तो पॉइंट को कहाँ भेजने का, राइट में रहता है ना, पॉइंट को राइट में भेजते ना? नहीं, कंफ्यूज हो रहे तुम। देखो दो अलग अलग चीज़ें, उससे कंफ्यूज हो। सुनो बताता हूँ किधर जगह किधर है, इधर इधर देखो, बीच में इधर देखो जरा, देखो सिंपल याद रखो। अगर तुम्हारे पास पॉइंट है तुमको उसको अलग अलग रूल है, वो रूल सुनो। पॉइंट को अगर देखो दो चीज़ें, एक बार 10 हटा के देखो, एक बार पॉइंट लेके आते हैं और एक बार पॉइंट को डिस्प्लेस करते हैं। मैं पॉइंट को डिस्प्लेस करने का पहले बता रहा है, मेरे पास पहले से पॉइंट है, मैं पॉइंट को डिस्प्लेस कर रहा आगे पीछे। अगर मैं पॉइंट को राइट साइड में जितना भी स्टेप डिस्प्लेस करता हूँ तो इंटू 10 का पॉजिटिव पावर, नहीं सॉरी नेगेटिव पावर, डिस्प्लेस करने के टाइम पे 2 स्टेप आगे तो 10⁻²। अगर मेरे पास पॉइंट है और पॉइंट को मैं डिस्प्लेस कर रहा हूँ लेफ्ट साइड में तो इंटू करूँगा 10 का नेगेटिव पावर, जितना भी स्टेप, नहीं 10 का पॉजिटिव ना। देखो पॉइंट है, लेफ्ट में लेके गए, 2 स्टेप लेफ्ट में, मतलब 10⁻² किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -2 से, बराबर। पॉइंट को सॉरी मैं दोनों साइड, अरे क्या हो गया है, पॉइंट को अगर मैं राइट साइड में डिस्प्लेस कर रहा है, पॉइंट को अगर मैं राइट साइड में डिस्प्लेस कर रहा है तो जितना भी स्टेप डिस्प्लेस करेंगे उतना 10 का नेगेटिव पावर, बराबर। पॉइंट है, पॉइंट को लेफ्ट साइड में डिस्प्लेस कर रहे हैं, बराबर, तो जितना भी स्टेप डिस्प्लेस कर रहे हो उतना 10 का पॉजिटिव पावर। ये डिस्प्लेस करने का लॉजिक है, बराबर, ये अलग है। तुम लोग ये देख के मैं बता रहा हूँ, अब ये लॉजिक अलग है। इसमें तुमको 10 के पावर को हटाना है, तो अगर तुम्हारे पास 10⁻⁻1 को हटाने का है तो तुम लोग जो भी तुम्हारा पॉइंट है उसको कहाँ ले लेंगे, लेफ्ट में ले लेंगे हटाने के टाइम पे। अरे ये लॉजिक अलग है, समझा? इसमें 10 का पावर लेके आते हैं, देखो ना आया ना 10 का पावर नेगेटिव पावर, इसमें 10 का पावर जाता है, समझा? तो मैं हटा रहा है ना 10 का पावर। अगर मुझे 10⁻² नेगेटिव पावर हटाना है तो लेफ्ट में लेके हटा दो, अगर तुमको 10⁻² पॉजिटिव पावर हटाना है तो राइट में लेके जाके हटा दो। ये लॉजिक है, समझा? फिर से तुमको नहीं समझाएगा, फिर चलो इधर बताओ, ये समझा भी जो मैं बताया उधर, चलो उससे मुझे बताओ फिर। ये लॉजिक है तुमको, अभी ये लॉजिक है, नेगेटिव बोला तो लेफ्ट में लाके हटाओ, पॉजिटिव बोला तो राइट में लेके हटाओ, बराबर। अगर पॉइंट को राइट साइड में डिस्प्लेस किया तो 10 का नेगेटिव पावर, अगर पॉइंट को लेफ्ट में डिस्प्लेस करो 10 का पॉजिटिव। ये डिस्प्लेस और समझा ना क्या, दो अलग अलग चीज़ है। चलो नेगेटिव है तो तुम लोग पॉइंट को कहाँ लेके जाएंगे, लेफ्ट में लेके जाओ, बोलो 0.375। पॉजिटिव है कहाँ लेके जाएंगे, 10 हटा रहे ना, तो ये लॉजिक लगे, राइट में लेके जाओ, 4 लेके जाओ, बोलो 51600, राइट है। नेगेटिव है कहाँ आएगा, लेफ्ट में लेके जाओ, बोलो 0.00437। समझा कैसे किया? अभी ये दोनों चीज़ लिख के रखना, कहीं तो लिख लो, बराबर, या तो फोटो में तो रहेगा, वीडियो में तो आ जाएगा, समझ में क्या है? चलो इधर शॉर्ट में लिख देता हूँ। देखो पॉइंट को कहाँ लेके गए, लेफ्ट में, तो इंटू करेंगे 10 के नेगेटिव पावर से ना, बराबर, सॉरी अच्छा मैं एल लिख दिया, राइट है ना, गए राइट में, लेफ्ट लिख दिया, समझा? पॉइंट को अगर मैं लेफ्ट में लेके आ रहा है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 का पॉजिटिव पावर। ये 10 लेके आने के टाइम पे, पॉइंट को डिस्प्लेस करने के टाइम पे, राइट है, 10 लाने के टाइम पे और 10 हटाने के टाइम पे, तो लॉजिक समझ में आ गया तुमको ना, उसका उल्टा रहता है, समझने का लॉजिक क्या है। चलो तो यहाँ पे हमारा लेक्चर खत्म होता है और सिर्फ इसका एक लेक्चर बाकी है और लास्ट कल हो जाएगा। परसेंटेज एरर एक है, उस पर न्यूमेरिकल रहेगा, और लिमिटिंग रिएजेंट वो है उस पर, तो ठीक है वो उतना कंप्लीट कर लेते हैं बाद में।